बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इससे पहले 2019 फर्स्ट ग्रुप का पेपर अपलोड हो चुका है और वहाँ मैंने मार्क्स की डिटेल्स बताई है कि एमसीक्यूज़ के कितने मार्क्स हैं, या पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने करने होते हैं, पार्ट 2 में कितने करने होते हैं, या उनके मार्क्स कितने होते हैं। तो अगर आपने मार्क्स की डिटेल देखनी है तो वो पहले वाला पेपर देख लें, फर्स्ट ग्रुप 2019 का। आज हम करते हैं 2019 सेकेंड ग्रुप पेपर पिंडी बोर्ड का। अब मैं अभी आपको ना एमसीक्यूज़ के ऑप्शन पे निशान लगा के देती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊँगी बाकायदा कि ये वाला एमसीक्यूज़ टेक्स्ट बुक के किस पेज पे है, या कोई क्वेश्चन है, या कोई हल करने वाला है, उसकी वैल्यू दी हुई है, तो मैं आपको हल करके बताती हूँ। सबसे पहला है, इन आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी रिलेशन सी रिप्रेजेंट। आइंस्टाइन की एक क्वेश्चन थी, इज इक्वल टू MC स्क्वायर। वहाँ ये पूछ रहे हैं कि वहाँ सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका भी ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट। सेकंड है कि द फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज। अब यहाँ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला सारी बुक पे दिया होगा, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। डेल क्यू इज इक्वल टू MHF। अब लेटेंट ऑफ फ्यूजन है तो इसलिए ये F लगा हुआ है, इसका A ऑप्शन है। थर्ड है हीट कैपेसिटी। अब इसमें वैल्यू गिवन है, ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे। थर्ड है कि हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर हैविंग स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 42,000 जॉल्स पर केजी पर केल्विन इज। तो यहाँ ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। इसका ऑप्शन क्या है? B। 4 है द SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, यानी थर्मल कंडक्टिविटी की SI सिस्टम में क्या यूनिट है, इसका C ऑप्शन है, वाट पर मीटर पर केल्विन। 5 है द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज। तो मीटर, हाँ देखो, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, सेकेंडरी गेज क्या है, तो अब यहाँ पूछ रहे हैं कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है। इसका आंसर A ऑप्शन है, 1 मिलीमीटर। 6 MCQ है द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज, यानी क्लॉक होती है उसमें एक नीचे पेंडुलम लगा होता है, तो वो कहते हैं वो जो मूव कर रहा होता है तो इसकी मोशन कौन सी है, लीनियर है, रोटेटरी है, रैंडम है, तो उसकी मोशन कौन सी होती है? वाइब्रेटरी मोशन, B पार्ट। 7 है द फार्मूला यूज टू फाइंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन C है, mv²/r। 8 MCQs है स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड, यानी कौन सा बैलेंस है? स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर। स्प्रिंग बैलेंस कोई भी बैलेंस है तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो यूज़ करते हैं क्या, इस मेजर करने के लिए, तो वो क्या है? C पार्ट है, फोर्स। MCQs 9 है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर Fx 4 न्यूटन गिवन है और Fy 3 न्यूटन गिवन है, तो ये भी फार्मूला यूज करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। इसका ऑप्शन A है, 5 न्यूटन। 10 है कि वैल्यू ऑफ G ऑन मार्स, यानी मार्स पे G की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है, ऑप्शन है B, 3.73। 11 है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज़ काइनेटिक एनर्जी 25 जॉल्स, इट्स स्पीड इज, यानी एक बॉडी है जिसका मास गिवन है और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है, तो इसकी स्पीड निकल क्या है? D ऑप्शन है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी कैलकुलेशन है, मैं अभी आपको बताऊंगी। इसका लास्ट है 12, क्योंकि MCQs कितने होते हैं? 12 होते हैं। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज नियरली, वो कितना होता है? 1300 पास्कल। तो अब हम आपको मैं थोड़ी बताती हूँ कि MCQs किधर किधर है। अब इसका पहले का आंसर था B, वो इक्वेशन है 6.7 इज इक्वल टू MC²। वहाँ उन्होंने पूछा था कि C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो E इज इक्वल टू MC² लिखा हुआ है, उसके नीचे है लिखा हुआ है कि C इज स्पीड ऑफ लाइट, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। 2 का ऑप्शन A था, ये 8.7 इक्वेशन है, चेक करें। 3 का B था, पेज 174 पे इक्वेशन है 8.5, वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन मैंने B लगा के दिया है, वहाँ पे उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, इक्वेशन दी, वो वैल्यू दी हुई है। 4 है, 4 का C पार्ट है, पेज 197 पे टेबल गिवन है, वहाँ पे चेक करें। 5 का A है, पेज 9 पे। 6 का B है, पेज 32 पे। 7 का C है, पेज 79 पे। 8 का C है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ किया किस मकसद के लिए, क्या मेजर करने के लिए। तो कोई भी बैलेंस जब हम यूज़ करते हैं कि एनी बैलेंस टू यूज़ मेजरिंग, तो वो क्या, हम फोर्स को मेजर कर रहे होते हैं, तो उसका आंसर 4 था। तो क्या उन्होंने कहा कि स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, क्या मेजर करने के लिए?
फोर्स। 9 का ए है, तो 9 का ए में हमें उन्होंने क्या दिया था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स में उन्होंने हमें एक्स कंपोनेंट दिया है, वाई कंपोनेंट दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं। 9 एक्स कंपोनेंट, ये फार्मूला लगाना है। मैग्नीट्यूड ये हम MCQ 9 देख रहे हैं, उसमें हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है। हमें एफ एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, एफ वाई दिया हुआ है, एफ एक्स 4 था, एफ वाई 3 था, ये स्केयर लिया 16, यहाँ पे अंडर रूट में 25 है, जब बाहर निकलेगा तो क्या निकले होगा 5। तो उसका ऑप्शन जो था हमने 9 का लगाया था ए, वो 5 ही है। अब हमने करना है 10, तो 10 क्या है, 10 है पेज 1111 यानी 111 पे टेबल गिवन है। 11 है डी, उसका आंसर क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ये मैं आपको कैलकुलेट करके देती हूँ। 12C है एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपको याद करें कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होता है 101300 पास्कल। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और 11 जो है ना, इसका डी है। तो 11 में क्या दिया हुआ था, 11 में उन्होंने हमें ये दिया हुआ था कि एक बॉडी है जिसका मैस 2 kg है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो 11 को हम सॉल्व करते हैं कि हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है 1/12 mv²। तो यहाँ हमें उसका मैस गिवन है 2, हमने स्पीड करनी है फाइन। तो काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है 2 से कट गया, इधर क्या हुआ v²। तो यहाँ से जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना, वो लेफ्ट साइड पे होती है। तो ये इधर ले आई, जब कोई चीज़ इक्वल की इधर टोटल इधर आती है, इधर से इधर जाती है, तो उसका साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ हमने क्या करना है, हमें तो v चाहिए, तो अंडर रूट ले लें। तो क्या हुआ, ये 2 इससे कट गया और ये अंडर रूट से बाहर निकल के 5। तो हमारा उसका आंसर 11 का क्या है, डी ऑप्शन है। और वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट होता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे हमारे 2019 के MCQs। ये आप ऐसा करें कि बुक पे निशान लगा लें। मैं इसलिए यहाँ देखिए ये वाला पेज मैंने क्यों दिया है कि आप बुक पे निशान लगा लें, ताकि आप रिवीजन करें तो बुक को ही आप आगे पीछे करें, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो दोबारा पेपर देखने में, और आप मतलब याद हो जाए। अब ये इस पेपर का पार्ट आ गया सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है। तो हम पार्ट करते हैं 1 इसका। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, और हर एक में 2 3 4 क्वेश्चन होगा, और हर एक में 8 पार्ट होंगे। मैंने पहले पेपर में ये बताया, वो पेपर ज़रा निकाल के देख लें ताकि आपको पता चले, वहाँ पे डिटेल मैंने बताई हुई है। अब यहाँ पे पहला पार्ट है कि राइट द नेम्स ऑफ 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर SI यूनिट। अब यहाँ पे पार्ट 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके 8 पार्ट है, इनमें से भी आपको कितने करने पड़ेंगे 5, यानी 8 में से 5 करने होंगे। अब पहला है, इसका आंसर क्या है कि टू डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखनी है। डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने लिखी स्पीड, प्रेशर, इसका SI यूनिट क्या है, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, और प्रेशर का पास्कल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स, यानी प्लाज्मा फिजिक्स और जियोफिजिक्स आप डेफिनेशन बतानी है, ये क्या चीज़ है। प्लाज्मा फिजिक्स है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। यानी ये मैटर की 4th टाइप है प्लाज्मा, और ये कैसी होती है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है ये। और ये क्या है, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। यानी हमें 3 तो पता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और ये 4th स्टेट है जो आयनिक स्टेट में होती है। जियोफिजिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी हम ज़मीन के नीचे जो स्ट्रक्चर है उसका जो हम स्टडी करते हैं कि नीचे क्या है, तो उसको कहते हैं जियोफिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ सैकरियो गेज। अब देखिए हमने सैकरियो गेज मीटर रॉड का भी पढ़ा है, वर्नियर कैलिपर है। अब यहाँ पे सैकरियो गेज का देखना है कि सैकरियो गेज का क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय अ सैकरियो गेज, यानी जो छोटे से छोटा डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं सैकरियो गेज से, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द सैकरियो गेज। और लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, पिच ऑफ सैकरियो गेज और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जो उसके सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन लिखी होती है, उससे हम डिवाइड करते हैं किसको, पिच ऑफ सैकरियो गेज पे। तो पिच क्या होती है, ये तो जब टॉपिक में आपको पता होगा, ऊपर पिच नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पिच के 1, नीचे डिवीजन कितनी होती है 100,
मिलीमीटर में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर, लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है कि डिफाइन स्केलर एंड गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक है, अब यहाँ है स्केलर क्या होता है। अब स्केलर और वेक्टर में एक फ़र्क है कि स्केलर क्या होता है, सिर्फ इसमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में, और वेक्टर क्या होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो स्केलर इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली, यानी वो कम्प्लीटली डिफाइंड हो जाती है सिर्फ मैग्नीट्यूड से, कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, mass, length, time, speed, etc. Question 2 का 5 पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ये तो सेकंड चैप्टर है, आपको अच्छी तरह आती होंगी, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ना सारा कुछ लिख दिया है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, आप आराम से रिवाइज कर लें। अब रोटेटरी मोशन क्या होती है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर क्या है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इसका सेकंड पॉइंट है कि द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये क्या है, ये दोनों एग्जांपल है सर्कुलर मोशन की। अब इसका क्वेश्चन नंबर है सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव एन एग्जांपल। यानी आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखें और इसकी एग्जांपल लिखें। तो थर्ड लॉ क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब यहाँ इसके एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि एग्जांपल क्या है कि द वेट ऑफ बुक लाइंग ऑन द टेबल, यानी एक बुक है जो टेबल पर पड़ी है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन रख दिया है इस रजिस्टर पे, तो ज़ाहिर है पेन जो है वो डाउनवर्ड फोर्स कर लगा रहा है, वो एक्शन है, और जो रजिस्टर है वो अपवर्ड लगा रहा है, वो एक्शन का आंसर है रिएक्शन। एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। अब है द वेट ऑफ द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो बुक लगा रही है वो क्या है, उसको कहेंगे एक्शन। द रिएक्शन ऑफ द टेबल, अब क्या करेगा कि टेबल उस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। द रिएक्शन ऑफ द टेबल, जो टेबल रिएक्शन करेगा किस पे, बुक पे, एक्ट ऑन द टेबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसको क्या कहेंगे, रिएक्शन। ठीक है, पहला एक्शन, दूसरा रिएक्शन। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, इसका 7 पार्ट है। ग्राफ होता है कि ग्राफ इज पिक्टोरियल वे। पिक्टोरियल क्या किसको कहते हैं, इमेज फॉर्म में तस्वीर। ग्राफ इज पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। लास्ट इसका क्वेश्चन का पार्ट है 8, डिफरेंस बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप जब क्वेश्चन लिखेंगे फिर आप नीचे हेडिंग दिए कि डिफरेंस बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, जब डिफरेंस आ जाए ना तो आप क्या करें कि दरमियान में लाइन लगा दिया करें। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल कर रही है सरफेस पे, एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल, कौन सी सरफेस, जिस पर ये रोल कर रही है, जिस पर ये घूम रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल। रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसका यानी मैग्नीट्यूड क्वांटिटी वो क्या होती है, बहुत थोड़ी होती है, किसके मुकाबले में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। अब ये इसका पॉइंट क्या होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज वेरी लार्ज। ठीक, यानी इसका मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो रोलिंग फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड है इससे कम है, और इसका लिखा हुआ है कि इसकी जो फ्रिक्शन है मैग्नीट्यूड वो रोलिंग से ज़्यादा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अ फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम, यानी एक वो वाली फोर्स जो एक बॉडी किसी फोर्स पे स्लाइड कर रही है और वो उसको सरफेस क्या कर रही है, अपोज कर रही है रिलेटिव मोशन को, यानी उन दोनों के दरमियान जो होगी उसको क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हमने करना है
इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 पार्ट दिए होंगे, आपने 5 करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब रिजॉल्व करना यानी स्प्लिट अप करना, तोड़ना। अब यहाँ फोर्स क्या है कि splitting up of force into two mutually perpendicular component, और कौन से होते हैं एक्स और वाई, इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ डेट फोर्स। मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट समझे कि मैं आप समझा नहीं रही। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट, कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया, या अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए जो आपको नहीं आती तो वो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। इसका सेकंड पार्ट है डिफाइन कपल एंड गिव एन एग्जाम्पल। आपने कपल को डिफाइन करना है और इसकी एग्जाम्पल देनी है। तो यहाँ पे कपल क्या होता है? अ कपल इज फॉर्म्ड, कपल कैसे बनता है? बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी फोर्सेस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक, लेकिन उनकी साइड कैसी होती है? देखो क्या कहते हैं, बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। यानी अगर एक अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि एग्जांपल क्या है कि व्हेन अ ड्राइवर टर्न अ व्हीकल, जब एक वो टर्न करेगा, उसको मोड़ेगा, तो ही अप्लाई फोर्सेस दैट प्रोड्यूस अ टार्क। दिस टार्क टर्न द स्टेयरिंग, ये टर्न क्या करेगा? स्टेयरिंग को टर्न करेगा, और स्टेयरिंग वाला व्हील जो है वो टर्न करेगा, और दीज फोर्सेस एक्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्टेयरिंग व्हील। दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और यही दोनों फोर्सेस क्या बनाएंगी? कपल बनाएंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफाइन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड गिव एन एग्जांपल। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है कि इफ अ बॉडी रिमेन इट्स न्यू पोजीशन, यानी अगर उसकी पोजीशन नहीं हो जाए, कब? व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर एक पोजीशन में पड़ी हुई है, उसको डिस्टर्ब करें तो उसकी पोजीशन कौन सी हो जाए? नहीं हो जाए। इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब उन्होंने क्वेश्चन भी दिया था कि डिफाइन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में गिव एन एग्जांपल। उन्होंने एक एग्जांपल कहा था, लेकिन यहाँ बेशक आप एक एग्जांपल लिख लें, एस काट दें। अगर एग्जांपल भी लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने एक कहा तो फिर आप एक ही दें। अ स्फीयर है, अ रोलर है, या एक पेंसिल है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि लाइंग ओरिजेंटली आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप बेशक इसमें से अगर आप एस लगाएंगे तो तीनों नाम लिख दो, अगर एस ना लगाए तो फिर एक नाम लिख दो। अब अगला क्वेश्चन है इसका 4 पार्ट कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। अब यहाँ न्यूटन्स लॉ क्या है? कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी इस लॉ के मुताबिक वो कहते हैं कि कायनात में कोई भी चीज़ है तो वो क्या कर रही है? हर चीज़ दूसरी को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यानी अट्रैक्ट तो कर रही है लेकिन वो उसकी अट्रैक्शन इतनी स्मॉल है कि वो फील नहीं होती। एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो फोर्स कितनी होती है? वो जो दो बॉडी एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, उन दोनों के मैस का प्रोडक्ट जो होता है उनके मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। जो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है ऑफ देयर सेंटर, वो उनका क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्केयर के। तो यहाँ पे ये था न्यूटन लॉ। और अब उसके बाद कहते हैं कि राइट इट्स इक्वेशन, तो ये इसकी इक्वेशन एफ इज इक्वल टू gm12 डिवाइडेड डी स्केयर। अब इसका पार्ट है 5 पार्ट में क्वेश्चन है कि वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर स्टेशन एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि क्यों स्टेशनरी हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कहाँ पे? एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे। कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी, वो नज़र आते हैं कि स्टेशनरी हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि जितना अर्थ एक कंप्लीट राउंड लगाने में टाइम लगाती है उतना ही उन्हीं का टाइम होता है। तो जब अर्थ मूव कर रही होती है तो वो पता नहीं चलता कि वो भी मूव कर रहे हैं।
इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न डेट द ऑर्बिट सच अ सैटेलाइट, यानी एक ऐसा सैटेलाइट जिसका ऑर्बिट इतना हो जितना अर्थ का, तो उसको क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। डिश एंटीना सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम देम मीन जियो स्टेशनरी। या डिश एंटीना क्या करते हैं, मैसेज को सेंड भी करते हैं और उसे रिसीव भी करते हैं। हैव फिक्स डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑन द अर्थ, यानी उनकी अर्थ पे लोकेशन कैसे है उसके मुताबिक। पार्ट है 6, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी कितनी जगह पे लग रही है, पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। अब यहाँ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के करीब उसकी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड वो कितनी है, 10 न्यूटन पर केजी। तो जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाएंगे तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती है। अगला क्वेश्चन 7 है कि डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स यूनिट एसआई, यानी वर्क को डिफाइन करो और व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। अब यहाँ वर्क क्या है, फिजिक्स की ज़ुबान में तो वर्क उसको कहते हैं। अब देखिए, अगर हम कोई वेट उठाया हुआ है, बेशक जितना मर्जी ज़्यादा उठाया हुआ है, अगर हम 6 घंटे भी खड़े रहे उठा के, तो ज़ाहिर है हमें तो पता चलेगा कि हमने उठाया हुआ है, लेकिन उसको वर्क नहीं कहते। फिजिक्स की ज़ुबान में वर्क उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, डिस्टेंस तय हो, ठीक है, डिस्टेंस कवर हो। तो यहाँ पे वर्क सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो, अगर वो डिस्टेंस कवर करे, तो इसलिए क्या है कि वर्क क्या है, किसके बराबर, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। यूनिट क्या होगी ऐसे सिस्टम में, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल्स। इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सोलर हीटिंग सिस्टम, यानी उसके कितने पार्ट हैं। अब उसके पार्ट देखें, हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, एक कलेक्टर होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एनी 5। पहला है कि डिफाइन डेंसिटी विद द फार्मूला, एंड इसका क्या लिखना है, सही यूनिट लिखने हैं। डेंसिटी क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड हैज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका फार्मूला क्या होगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको सिंबल में लिखो तो m/v। डेंसिटी की यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। इसका सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अर्शिमिदस प्रिंसिपल। अर्शिमिदस प्रिंसिपल है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली कंप्लीट, या उसका कुछ पार्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, पानी में डिप करें, डुबोएं, तो क्या होगा, इट मीन ऑब्जेक्ट, इट लॉसेज इट्स वेट, वो अपने वेट को लॉस करेगा, कितना लॉस करेगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना वो ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा, जितना जाएगा इतना पानी अपनी जगह छोड़ के साइड पे जाएगा, तो जितना पानी अपनी जगह छोड़ेगा इतना उसका वेट लॉस होगा, इतना वो हल्का हो जाएगा। दिस इज नोन एज अर्शिमिदस प्रिंसिपल। अब इसका थर्ड पार्ट है कि स्टेट हुक्स लॉ। हुक लॉ को बयान करें, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक लिमिट। एक तो आपने बताने कि हुक लॉ क्या है, और एक उसके बाद क्या है कि इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है। हुक लॉ क्या है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस, यानी जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाई जाती है तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेन अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हुक लॉ। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है एक बॉडी में जब उस पर स्ट्रेस लगाई जाए,
और वो किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। अब यानी स्ट्रेस जितनी ज़्यादा लगाएंगे इतना ज़्यादा क्या होगा, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन क्या है, स्ट्रेस ओवर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर हम एक स्टेप और लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू और कांस्टेंट इधर ही है तो फिर यहाँ स्ट्रेन इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसका पार्ट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट कैन बी डिफाइंड हैज ए लिमिट, कौन सी लिमिट, विद विच अ बॉडी रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी वो बॉडी अपने, अगर इलास्टिक लिमिट यानी किसी में लचक है, अगर उसमें उसको दोबारा उस चीज़ पे छोड़ा जाए तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, बेशक वो लेंथ में है, वॉल्यूम में है या शेप में है। कब, आफ्टर द डीप फॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, अगर हम एक कोई भी चीज़ है उसको अगर हम खींच रहे हैं, स्प्रिंग है खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हमने उस पर फोर्स लगाई हुई है, अगर हम फोर्स वो लगाना छोड़ दें तो अपनी असली हालत में आ जाएगा, तो वो उसमें ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्वेश्चन है इसका फोर पार्ट है कि डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर क्या है, किसी बॉडी का, यानी कितनी डिग्री वो गर्म है, कितनी डिग्री वो ठंडी है। हीट क्या है, हीट इज द एनर्जी, टेम्परेचर और हीट में फर्क है। हीट क्या है, हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, कैसे, इन थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर, जब उनको एक दूसरे के साथ टच किया जाए, एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम, यानी दो बॉडी हैं, एक ज़्यादा हॉट है एक थोड़ी हॉट है, जब उनको टच करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हॉट वाली से हीट किधर जाएगी, थोड़ी हॉट वाली में, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अगला इसका क्वेश्चन है, इसका फाइव पार्ट है, कि व्हाट इज मीन बाय लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। ये क्वेश्चन है कि लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट क्या है। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जरा देखें क्या है, कि द लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड, जो लोअर फिक्स पॉइंट है, इज मार्क्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड, वो लिक्विड की पोजीशन को शो करेगा कहाँ, इन द थर्मामीटर, व्हेन इट इज प्लेस्ड, ये कटिंग है लिखा हुआ, प्लेस्ड इन आइस, जब थर्मामीटर को आइस में रखें तो क्या होगा, दोबारा देखें, द लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड इन थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड है उसकी पोजीशन बताएगा जब उसको आइस में रखें। और यहाँ पे अपर क्या होगा, द अपर फिक्स पॉइंट इज मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड, वही दो लाइनें, इन द थर्मामीटर वही लाइन है, व्हेन इट इज वही लाइन है, फर्क क्या है, लोअर वाला कब होगा, जब इसको रखेंगे आइस में, और हाई व्हेन इट इज प्लेस्ड इन स्टीम, जब स्टीम में रखेंगे तो अपर फिक्स पॉइंट होगा, इन स्टीम एट स्टैंडर्ड प्रेशर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा था फाइव पार्ट। अब सिक्स क्या है कि डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफाइन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब उसका हम सातवां क्वेश्चन है कि वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मेटल जो है गुड कंडक्टर्स क्यों होती हैं हीट की। इनकी खास प्रॉपर्टी ये है कि ये मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री मीन क्या है कि मेटल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और साइज़ बड़ा होता है तो जाहिर है वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जब न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उनमें अट्रैक्शन कम होगी, तो इसलिए हम उनको इसकी क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि ईजिली रिमूव हो सकते हैं। विद
metal have free electron. These free electron with very high velocities within the metal object, they carry energy. ये energy लाते हैं at a very fast rate from hard to cold parts of the object. यानी metal को आप रखें अगर कहीं हीट करने के लिए तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है, उसकी यही वजह होती है. Parts of the object as they move, thus heat reach the cold parts of the metal object from its hard part much more quickly. Thus metals are good. मतलब यह है कि मेटल्स के क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब उनको हीटअप किया जाए तो वो बहुत स्पीड से एनर्जी लेके आते हैं, इसलिए वो उनकी एनर्जी हार्ड टू कोल्ड बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है. अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेस्ली क्यूब. लेस्ली क्यूब ये क्या है, एक मेटल का बॉक्स है. उसकी साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट नेचर की होती हैं. लेस्ली क्यूब इज़ अ मेटल बॉक्स हैविंग फेसेस ऑफ डिफरेंट नेचर. उन जो उनकी फेसेस होती हैं उससे क्या होता है कि वेरियस फेसेस कैन बी कंपेयर. मुख्तलिफ फेसेस को कंपेयर किया जाता है यूजिंग लेस्ली क्यूब से. हमारे इसका पार्ट 2 जो एम है, लॉन्ग क्वेश्चन. अब क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 7 है. ठीक, ये 7 है. अब यहाँ ये इनके आंसर नहीं लिखे, ये आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस पेज पे कौन से टॉपिक है. अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है तो वो कौन सा है. अगर आपको वो मुश्किल हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, तो आप फिर मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करके दूँ. डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब यहाँ उसका एक न्यूमेरिकल है. सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट थ्योरी है, सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल है. 7 का फर्स्ट थ्योरी है और उसका सेकेंड न्यूमेरिकल है. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर है 5 का ए पार्ट. 5 का ए पार्ट आपको मिलेगा पेज 69 पे. टॉपिक है कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट 47 पे है. ये एग्जाम्पल है 2.12. 6 का ए पार्ट जो है वो पेज 127 पे है. एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल, ये टॉपिक है. इसका बी पार्ट है, न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है 4.3. क्वेश्चन नंबर 7 इसका ए पार्ट 148 पेज पे है और 7 का ए पार्ट क्या था, डिराइव इक्वेशन. अब ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक है, पेज 148 पे. इसका बी पार्ट है, प्रॉब्लम है 7.4. अब यहाँ ये क्वेश्चन जो लेंथी है ये मैंने लिखे नहीं है. अभी इंशाल्लाह ये पेपर तो ख़त्म हो गया, अब इंशाल्लाह अगले पेपर के साथ हाजिर होंगे. लेकिन ये पेपर लाजमी करें. अगर इन पेपर में आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.